हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैंने त्यागी आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो मदद करेंगे आपका सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। इससे पहले भी मैं 5 वीडियोस बना चुकी हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और ये पार्ट 6 है। इसमें से आप देखना कि 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग ऑन अर्थ। हमारा जो अर्थ है, जो प्लानट है हमारा, उसमें काफ़ी तरह के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ द टोटल सम ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी किसे बोला जाता है? जो टोटल एक पूरा मिला के, चाहे वो पौधे हों, जितने भी लिविंग बींग्स हैं इस अर्थ पे, प्लानट पे हमारे, चाहे वो जानवर हो, चाहे पौधे हों, चाहे कीड़े हों, चाहे हम लोग हों, इन सबको मिला के एक जो बनता है उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी पिक्चर में दिखा रखा है कि बायो मीन्स लाइफ, जो चीज़ें लिविंग हैं वो, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, बहुत तरह की वैरायटी होती है लिविंग बींग्स में, जैसे कि कोई पौधा है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है, सब तरह की जो चीज़ें हैं ये सब बायोडाइवर्सिटी में आती हैं। नेक्स्ट इज़ द एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे जो एनिमल्स और प्लांट्स हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में कम हैं या फिर जो बिल्कुल अब रहे नहीं हैं, उनके बारे में। इन टुडेज़ वर्ल्ड, ड्यू टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट चेंज, हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, पोल्यूशन एक्सेट्रा, जो आजकल का हमारा टाइम है, जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों को, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जितने भी पौधे हैं, एनिमल हैं, इनके कम होने के लिए या इनके बिल्कुल ख़त्म होने के लिए, वो हैं जो ये मौसम में परिवर्तन आता है, हंटिंग जो शिकार हम लोग करते हैं, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों का जो कटना है, अर्बनाइजेशन माइनिंग जो ये प्रोसेस चलता है माइनिंग का, वो कोयला वगैरह जो निकालते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जितना भी है कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, चाहे फ्लैट बन रहे हों, चाहे मॉल्स बन रहे हों, जो भी चीज़ें आती हैं, पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, हर तरह का पॉल्यूशन भी इस चीज़ को प्रभाव करता है। मैनी एनिमल्स, प्लांट एंड फॉरेस्ट आर बीइंग लॉस्ट। इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि जितने भी जानवर हैं, पौधे हैं, ये सब चीज़ें हमारी कहीं खो चुकी हैं। एनिमल्स विच आर नो मोर फाउंड ऑन द अर्थ। जो एनिमल्स अब हमारे अर्थ पे प्रेजेंट ही नहीं है, जो अब मिलते ही नहीं हैं, आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। उनको क्या बोला जाता है? एक्सटिंक्ट एनिमल्स बोला जाता है और पौधे बोला जाता है। मतलब बहुत तरह के जानवर अब हमारे देश में और जो बहुत तरह के पौधे अब हमारे पूरे वर्ल्ड में नहीं पाए जाते हैं, उनको एक्सटिंक्ट एनिमल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल डोडो, डोडो है, पैसेंजर पिजन, वुड साइकड एक्सेट्रा। देर आर ऑल्सो सम टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हुज नंबर हैज़ बिन रिड्यूस। कुछ ऐसे भी पौधे हैं, जानवर हैं, जिनका नंबर बहुत हद तक कम हो चुका है, जो इनकी काउंटिंग बहुत हद तक कम हो चुकी है। दे आर फेसिंग थ्रेट ऑफ बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। उनको भी अब डर लगने लगा है कि कहीं वो भी इन्वायरमेंट में से बिल्कुल ख़त्म ही ना हो जाए। सच एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स। उन प्लांट्स और एनिमल्स को क्या बोला जाता है? इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स। एग्जाम्पल वर्नहर्न डायनासोर्स, टाइगर, रफलेशिया, जॉर्जिया एस्टर एक्सेट्रा। तो ये देख लेना एक बार। नेक्स्ट, चिपको मूवमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है सीटेट एग्ज़ाम में, तो इसको तो पढ़ना ही है। इट स्टार्टेड इन द ईयर 1973। ये कब स्टार्ट हुआ था हमारा? 1973 में, इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, उत्तराखंड में है ये डिस्ट्रिक्ट। टू प्रोटेक्ट ट्रीज एंड फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग कट। ये चिपको मूवमेंट हुआ था 1973 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गौरा देवी। और ये किसने स्टार्ट किया था? गौरा देवी ने। एंड इट स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ लीडर्स लाइक, और इसको कैसे मतलब दूर दूर तक इसको फैलाया गया था, लीडर्स लाइक चांदी प्रसाद भट्ट, अमृता देवी बिश्नोई, सुंदरलाल बहुगुणा, टू अदर एरियाज ऑफ उत्तराखंड एंड इवन टू अदर स्टेट। इसको प्रमोट किया गया था, इसको बढ़ावा दिया गया था इस मूवमेंट को। किसने? चांदी प्रसाद भट्ट ने, अमृता देवी बिश्नोई ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, बहुत अलग अलग जगह जाकर उत्तराखंड में और अदर स्टेट्स में भी इसको प्रमोट किया गया था। इन दिस मूवमेंट पीपल हग्ड द ट्री इन ऑर्डर टू शो देयर अफेक्शन टू ट्रीज। इसमें क्या दिखाया गया था चिपको मूवमेंट में? कि लोग आप पेड़ों को जाके गले लगाते हैं ताकि वो अपना प्यार उनको दिखा पाएँ। नेक्स्ट इज़ द
लॉज मेड बाय गवर्नमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये भी ज़रूरी है पढ़ना कि जितने भी लॉज दिए गए हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे जो फॉरेस्ट हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके बारे में। नंबर 1, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमें कब मिला था? 1972 में। इट्स मेन एम इज़ टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसका जो मेन एम था वो था कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं और जो भी प्लांट्स हैं उनको बचाने के लिए, ताकि वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। एंड प्रिवेंट द ह्यूमन एक्टिविटी विच कॉजेज एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्ट, और उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रोका जाए, जैसे कि बहुत से लोग पेड़ काटते हैं, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करते हैं, इन सब चीज़ों को कुछ हद तक रोक पाएँ। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, ये हमारा 2007 में मिला था, फॉरेस्ट एक्ट, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट। दिस लॉ सेज दैट पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट, ये लॉ क्या कहता है कि जितने भी जो लोग हैं वो फॉरेस्ट में जो रहते हैं फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स, जो लोग फॉरेस्ट में 25 साल तक रहते हैं, हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड, उनका क्या होता है, उनका हक होता है उस जंगल पे, एंड द थिंग्स दैट आर ग्रोन ऑन इट, और जो भी वो उस जंगल में ग्रो होता है उन पे भी उसका हक होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इट गैदर्स ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्ल्ड्स एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये क्यों बना हुआ है? ये क्या करता है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना बोलो, उसको कलेक्ट करता है, एंड प्रमोट द कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, और उनको किस तरीके से बचाया जाए उस पर ये ध्यान देता है। नेक्स्ट, झूम कल्टीवेशन, इसका भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसमें से भी एक क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज़ लेफ्ट फॉर सम ईयर्स, नथिंग इज़ ग्रोन देयर। एक बार एक फसल कटने के बाद उस लैंड को छोड़ा जाता है और उस पर वहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं किया जाता है। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, और उसके बाद जब उस लैंड को छोड़ दिया जाता है तो उसमें जितना भी बैम्बू चाहे मतलब ग्रो हो जाए, चाहे जितनी भी घास फूस उसमें उग जाएँ, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, उन्हें निकालते नहीं हैं। दे आर कट एंड बर्न्ड, और उसके बाद क्या होता है, जितने भी वो पौधे उस पर उग जाते हैं उन सबको जला दिया जाता है। बर्निंग ऑफ प्लांट्स मेक द लैंड फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स सॉइल, जो वो पौधे उसमें जल जाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो लैंड को फर्टाइल करते हैं और उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं। देन फार्मिंग इज़ डन ऑन बर्ड फील्ड, उसके बाद उसी खेत में फार्मिंग की जाती है। फॉर 2-3 सीजन्स फार्मिंग इज़ डन, जब वो जला देते हैं और उसका फर्टाइल हो जाता है लैंड, तो उस पर वो 2-3 सीज़न तक फार्मिंग करते हैं। आफ्टर दैट न्यू एरिया इज़ क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, और उसके बाद कोई नया एरिया ढूंढा जाता है फार्मिंग के लिए। इन दिस फार्मिंग लैंड इज़ स्लाइटली डग, मतलब इसमें जब फार्मिंग मतलब जब भी किस खेती करते हैं तो इसमें छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं, ना कि उसको पूरा तरह से डीप बनाते हैं गड्ढों को। सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट, और फिर उसके बाद उसमें बीज डाल दिए जाते हैं, छिड़क दिए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ डन इन स्टेट्स ऑफ मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय एंड असम। ये याद रखिएगा कि ये फार्मिंग कहाँ कहाँ की जाती है, और इसमें से ऐसा होगा कि कुछ 4 पॉइंट आपको दे देंगे, 3 सही दे देंगे या 2 सही दे देंगे, आपको ये बताना कि इसमें से किसका क्या आएगा, कहाँ पर कौन सा पॉइंट ठीक है, तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, थिंग्स वी मेक, जो चीज़ें हम बनाते हैं उसके बारे में है। इन इंडिया डाइवर्स काइंड ऑफ कल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट आर फाउंड। हमारा जो भारत देश है उसमें कई तरह की कलाकारी की जाती है, उसमें कई तरह के कल्चर फॉलो किए जाते हैं। उसके ऊपर भी पेंटिंग्स के लिए भी बोला जाता है कि हर जगह में अलग तरीके की पेंटिंग बनती है, हर जगह में अलग तरीक़ा का पहनावा होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पेंटिंग्स, कलमकारी पेंटिंग्स, कलमकारी पेंटिंग्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। दीज पेंटिंग्स आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश, ये कलमकारी पेंटिंग कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। नेचुरल कलर इज़ यूज्ड एंड इज़ डन ऑन क्लॉथ्स, मतलब इसका जो पेंटिंग की जाती है वो नेचुरल कलर से की जाती है, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे बहुत सारे जैसे हल्दी पाउडर हो गया, कुछ भी वो नेचुरल कलर यूज़ करते हैं और इसको कपड़े पे बनाते हैं, जैसे कि पिक्चर में शो किया हुआ है साइड में। नेक्स्ट इज़ द मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स का क्वेश्चन कई बार आ चुका है सीटेट एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा ज़रूर। इट इज़ फाउंड इन बिहार, मधुबनी पेंटिंग्स कहाँ पाई जाती हैं? बिहार में। इन दिस पेंटिंग नेचुरल थिंग्स आर सीन लाइक लीफ, फ्लावर, एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमन। ये जो पेंटिंग होती है इसमें ये लोग बहुत तरह के जैसे नेचुरल थिंग बनाते हैं, जैसे कि एक मनुष्य बना देंगे, या फिर एक फूल बना देंगे, एक जानवर बना देंगे, और कोई पक्षी बना देंगे, तो ये सब बनाते हैं इसमें। टू मेक दिस पेंटिंग इंडिगो, टर्मरिक कलर्स फ्रॉम फ्लावर एंड पाउडर ऑफ
राइस इज़ यूज टू ग्लोरीफाई द पेंटिंग। जैसे कि आपको साइड में पिक्चर शो हो रही है कि इसमें एक फ़ीमेल बनाई हुई है और वो कुछ काम कर रही है। तो ये पेंटिंग किस चीज़ से बनाई जाती है? इंडिगो, नील वगैरह से, टर्मरिक, हल्दी से, कलर्स फ्रॉम फ्लावर, जो फूलों के थ्रू कलर निकल के आता है उससे, और पाउडर ऑफ राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि ये राइस से यानी कि चावल के पाउडर से भी बनाई जाती है। नेक्स्ट इज़ द चित्रकथी पेंटिंग। इट इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र, नेचुरल कलर इज़ यूज्ड। ये महाराष्ट्र में पाई जाती है और इसमें भी नेचुरल कलर यूज़ होता है। पाटा पेंटिंग, इट इज़ फाउंड इन ओडिशा, डन ऑन क्लॉथ एंड नेचुरल कलर आर यूज्ड। पाटा पेंटिंग क्या होती है? ओडिशा में पाई जाती है और ये क्लॉथ पे बनती है और इसमें भी नेचुरल कलर यूज्ड होते हैं। ज़्यादातर सभी पेंटिंग्स में नेचुरल कलर यूज़ होते हैं। फाड़ पेंटिंग, फाउंड इन राजस्थान एंड इज़ डन ऑन क्लॉथ। ये भी जो पेंटिंग है राजस्थान में पाई जाती है और ये क्या होती है? ये भी कपड़े पे बनाई जाती है। नेक्स्ट इज़ द कर्णम मल्लेश्वरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर वीडियोस में मैंने आपको मेंशन कर रखा है कि कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे नहीं है, तो वो चीज़ जो मैं इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ वो ध्यान से पढ़िएगा। कर्णम मल्लेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर, वो एक वेट लिफ्टर है जो वजन उठाने का जो बोलते हैं ना वो करती हैं काम। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश एंड हर फादर इज़ अ कांस्टेबल, वो क्या है? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है और उनके पापा एक कांस्टेबल हैं। शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12, और उन्होंने जो वजन उठाने का ये जो लिफ्टिंग का प्रोसेस है ये कब से शुरू करा था? जब वो 12 साल की थी। शी इवन लिफ्टेड अ वेट ऑफ 130 kg, और वो 130 किलो तक का वजन उठा सकती हैं। कर्णम हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन एन इंटरनेशनल इवेंट्स, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इंटरनेशनल वेट लिफ्टर भी हैं क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनली 29 मेडल लिए हैं। नेक्स्ट इज़ द डिफरेंट डांसेस इन इंडिया। बहुत तरह के डांसेस होते हैं हमारे इंडिया में, उसके बारे में बताया गया इसमें कि बिहू डांस कहाँ किया जाता है? असम में। चिरो डांस कहाँ किया जाता है? मिज़ोरम में। बैम्बू डांस जो बांस के डंडे वाला डांस होता है वो मणिपुर में होता है। गरबा हमारा फेमस है गुजरात में। भरतनाट्यम तमिलनाडु में। मोहिनीअट्टम केरला में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। मणिपुरी मणिपुर में। ओडिसी ओडिशा में। तो ये एक बार देख लेना। वैसे इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है वो बिहू डांस, चिरो डांस और बैम्बू डांस है, तो ये तीनों तो आप ध्यान से देख लेना और पता कर लेना क्योंकि ऐसा तो पता नहीं ना, सीटेट में कभी भी कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। नेक्स्ट इज़ द पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल इज़ वार्म एज 6 नॉर्मल स्वेटर्स। जो पश्मीना शॉल होता है वो 6 स्वेटर के बराबर उसमें गर्माहट होती है। एंड इट टेक्स 250 आवर्स टू वीव अ प्लेन पश्मीना शॉल, और इसमें 250 घंटे लगते हैं एक प्लेन पश्मीना शॉल बनाने में। द गोट फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वुल इज़ कलेक्टेड आर फाउंड ऑन अ वेरी हाई एल्टीट्यूड। जिस गोट के वूल से ये पश्मीना शॉल बनता है वो एक बहुत ठंडे इलाके में, बहुत ही ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है। हाई एल्टीट्यूड पे आपको पता है कि टेम्परेचर मतलब कितना ठंडा होगा। एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स टू टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन टू 40 डिग्री सेल्सियस, और उसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो आप समझ सकते हैं वो कितना ठंडा होगा। द हेयर ऑफ गोट इज़ दैट 6 ऑफ दिस वुड बी एज थिक एज 1 ईयर ऑफ हार्स। जो उस गोट का हेयर होता है तो वो कितना थिक होता है? हमारे 6 बालों के बराबर। 6 ऑफ दीज वुड बी एज थिक एज 1 ईयर ऑफ आर्स, मतलब वो 6 के बराबर होगा। मतलब हमारे जो उसके बाल होते हैं वो हमारे एक बाल के बराबर उसके 6 बाल होंगे, तो वो इतना पतला होता है। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वूवन ऑन मशीन, सो वीवर्स इन कश्मीर मेड दिस शॉल्स बाय हैंड। और ये जो इसका धागा जो बाल होता है वो बहुत ही पतला होता है, तो इसलिए वो मशीन्स के थ्रू नहीं बना पाते हैं और इसीलिए वो अपने हाथों से बनाते हैं जो कश्मीर के लोग होते हैं। तो ये ध्यान रखने ना कि कश्मीर के लोग अपने हाथों से बनाते हैं और इसमें जो गर्माहट होती है वो 6 नॉर्मल स्वेटर्स के बराबर होती है और ये 250 घंटे में बनता है। और जो जिस गोट से वूल कलेक्ट किया जाता है इस पश्मीना शॉल के लिए वो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब बहुत ही ठंडी जगह पे पाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।